हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है गति डैट मीन्स मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मोशन चैप्टर का आज आप लोगों का थ्योरी क्लास होने वाला है। आज हम लोग जो है मोशन चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे जो है कंसेप्ट को देखेंगे और सारे के सारे जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला है उस सबको देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप कंसेप्ट क्लास अच्छा से समझते हैं, थ्योरी अच्छा से समझते हैं, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जब बात आती है गति की, तो आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु अगर गति करेगा तो वो दूरी तय करेगा। क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो। ठीक, तो हमें इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आखिर दूरी क्या होता है, और दूसरा चीज़ जो हमें समझना है वो समझना है विस्थापन डैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी एवं विस्थापन, ये दो चीज़ें पहले हम लोग समझेंगे, फिर जो है आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने वाला हूं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। देखिए, आप जिस रास्ता होकर जाते हैं, अगर आप कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो किसी रास्ता यानी कि रोड होके जाएंगे। तो रोड किसी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आपने जितना दूरी तय किया, जितना रास्ता के लंबाई को तय किया, वो रास्ता का लंबाई ही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। और विस्थापन क्या कहलाता है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा कि आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी कि आप जहां से चले थे और जहां को पहुंचे, तो इस दोनों बिंदु के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है यानी कि सबसे कम दूरी जो होता है उसे ही कहते हैं विस्थापन। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है। ठीक, ए पॉइंट है यहाँ पर और आपको जाना है अपने स्कूल जाना है, और आपका स्कूल है और यहाँ पर मान लीजिए आपका स्कूल कहाँ है? यहाँ है, इस पॉइंट पर है, ये आपका स्कूल है समझ लीजिए। ठीक, तो स्कूल जाने के लिए आपको जो है आपके यहाँ जो रास्ता है वो डायरेक्ट रास्ता, आपके घर से डायरेक्ट स्कूल को रास्ता नहीं जाती है। पहले आप जाते हैं यहाँ से यहाँ को, ठीक, बी पॉइंट पर जाते हैं। पहले आप कहाँ जाते हैं? बी पॉइंट पर। मान लीजिए कि ए से बी जाने के लिए आपने 2 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूरी तय किया। फिर यहाँ से यहाँ रास्ता जाती है। ये मान लीजिए कि आपका सी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट। मान लीजिए कि बी से सी का जो दूरी था वो 1 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर था। और फिर आप सी से गए स्कूल को, और यहाँ से सी से स्कूल का जो डिस्टेंस था वो भी था 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर था। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें क्या करना है? जानना है। पहला चीज़ तो हमें जानना है दूरी, कि भाई साहब आपने कितना दूरी तय किया। ठीक, यानी कि डिस्टेंस आपने कितना तय किया। तो हमने अभी क्या बताया है कि रास्ता के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जिस रास्ता से होकर गए हैं उस रास्ता के कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो यहाँ पर दूरी जो है वो क्या होगा? आप पहले ए से बी गए, तो ए से बी जाने के लिए आपने 2 किलोमीटर का क्या करा? दूरी तय किया। फिर आप बी से सी गए, बी से सी जाने के लिए आपने 1 किलोमीटर का दूरी तय करा। ठीक, और फिर आप सी से एस यानी कि अपने स्कूल को गए, तो सी से एस की जो यानी कि आपके स्कूल का जो दूरी है वो क्या था सर? 1 किलोमीटर था। तो इस सभी को जोड़ दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपने कुल 4 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर क्या हो गया? दूरी। 4 किलोमीटर सर क्या हो गया? दूरी हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपके घर से डायरेक्ट ये वाला रास्ता होता, आपके घर से डायरेक्ट ये वाला रास्ता होता तो कितना अच्छा होता, आपको इतना घुमा फिरा करके नहीं जाना पड़ता। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करें विस्थापन की, किस चीज़ की? विस्थापन की। अगर विस्थापन का हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि विस्थापन क्या है? तो ए से एस का दूरी, ए से
एस का जो दूरी है वही है विस्थापन, ए एस क्या है, विस्थापन है। मान लीजिए, अभी तो हम फाइंड नहीं किए हैं, मान लीजिए कि ए से एस का जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है। तो आपका जो विस्थापन है वो कितना हो गया, 1.5 किलोमीटर हो गया। तो दूरी आप लोग समझे और दूसरा विस्थापन समझे कि दूरी, आपने समझा कि दूरी क्या होता है और दूसरा आपने समझा कि विस्थापन क्या होता है। अब दूरी और विस्थापन से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो विस्थापन है वो सबसे छोटा रास्ता है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल का। आप इसको जो है न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। न्यूनतम दूरी जो है वही कहलाता है किसी दो पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ही विस्थापन कहलाता है। और आप जो जिस रोड से गए उस रोड का जो कुल लंबाई है वो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक, अब चलिए आगे, और आगे हम लोग जो है दूरी और विस्थापन से रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट्स आपके लिए लिया है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोलेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में, किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। आपने जितना लंबाई तय किया उसी को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन किसे कहते हैं, जबकि याद रखिएगा कि वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे आपके घर से स्कूल का जो डायरेक्ट रोड था वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। मज़ेदार बात क्या है ये समझिए। मज़ेदार बात ये है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, यानी कि डिस्टेंस का जो वैल्यू है, यानी कि जो दूरी का जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है। सर कैसे, एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाइए। तो आइए मैं इस दोनों चीज़ को एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं वही ले रहा हूँ जो आपको इससे पहले हमने बताया है। मान लीजिए कि यहाँ पर ए पॉइंट पर आपका क्या था, घर था। ए पॉइंट से आप गए बी, फिर बी से गए सी, और सी से आप अपने स्कूल को पहुँचे यहाँ पर। ये मान लीजिए ये ए पॉइंट पर आपका घर था। ए से पहले आप गए थे बी, फिर बी से सी गए थे और सी से स्कूल को गए थे। ठीक, ये था 2 किलोमीटर था। ये था 1 किलोमीटर, और ये कितना था, मान लीजिए 1 किलोमीटर था। ये 1 किलोमीटर था। और ये वाला जो डिस्टेंस है जो हमने आपको बताया भी था ए से एस के बारे में, ये जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर था, 1.5 किलोमीटर था। तो यहाँ पर बात किया जाए तो आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस का अगर बात करें, यानी कि दूरी का बात करें, तो दूरी आपने 4 किलोमीटर तय किया है। यहाँ पर क्या देखा जाए, दूरी आपने कितना तय किया है, 4 किलोमीटर। ठीक, सॉरी 4 किलोमीटर दूरी आपने 4 किलोमीटर तय किया है। वहीं पर अगर विस्थापन की बात करी जाए तो विस्थापन भी आपने 1.5 किलोमीटर तय किया है, 1.5 किलोमीटर तय किया है। लेकिन हाँ, तो यहाँ आपने देखा कि दूरी का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है और विस्थापन का भी कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप उसके हेल्प से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, मैं पहले फिगर बना देता हूँ फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ये जो पॉइंट है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, ये क्या है, पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। अब होता क्या है वो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बालक है, वो क्या कर रहा है, बिंदु ए से, कहाँ से, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और बिंदु बी पर जाता है, और फिर वो बिंदु सी पर जाता है, और फिर सी से
वो बिंदु डी पर जाता है और डी से फिर वो आकर के ए पर रुक जाता है। ए पर आकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। मान लीजिए कि ए से बी का दूरी था 2 किलोमीटर, ये था आपका 1 किलोमीटर और ये था आपका 2 किलोमीटर। कितना था, 2 किलोमीटर। और डी से ए था 1 किलोमीटर। कितना, 1 किलोमीटर था। तो अब आप बताइए कि इस फिगर में क्या हुआ। इस फिगर में हुआ क्या, इस फिगर में आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो दूरी तय हुआ, जो दूरी तय हुआ वो कितना हुआ, तो 2 + 1 + 2 + 1, क्योंकि 2 किलोमीटर फिर ये 1 किलोमीटर फिर 2 फिर 1 किलोमीटर, इतना दूरी उस बालक ने तय किया। तो 2 2 4 और 2 6 किलोमीटर हो गया। दूरी कितना हो गया, 6 किलोमीटर। अब बात करें विस्थापन की, विस्थापन की, तो विस्थापन के बारे में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए मुख्य रूप से विस्थापन भी एक दूरी ही होता है, लेकिन कौन सा दूरी होता है विस्थापन, तो प्रारंभिक बिंदु और जहाँ पर आप रुके उस बिंदु के बीच का दूरी होता है। जैसे अगर इस वाले फिगर में बात करेंगे तो आप ए से चलना शुरू किए थे और ए से चलते हुए बी होते हुए सी होते हुए एस पर जाकर के रुके थे। तो प्रारंभिक बिंदु आपका ए था और आपके रुकने का जो बिंदु था वो एस था। तो ए और एस के बीच का जो दूरी है वही विस्थापन कहलाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए से चलते हुए बी होते हुए सी होते हुए डी होते हुए आप फिर से ए पर आके रुक गए हैं। ए पर आके क्या हो गए हैं, रुक गए हैं। मतलब आप जहाँ थे वहीं पर आ गए। तो इसका मतलब है आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हैं। जहाँ से चले थे वहीं पर जाके रुक गए। तो वो दोनों चीज़ें क्या है, एक ही है। यानी कि आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में कोई जो है उस दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप विस्थापन कितना तय किए, 0 तय किए। आप विस्थापन कितना तय किए, 0 तय किए, क्योंकि आपके पोजीशन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। आपके पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, आपके पोजीशन में कोई भी जो है अंतर नहीं हुआ। आप जहाँ से चले थे वहीं को आ गए। तो आप जहाँ से चले थे और जहाँ को पहुँचे वो दोनों बिंदु एक ही हुआ, इसीलिए उस दोनों बिंदु के बीच में कोई दूरी नहीं। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया सर जी, 0 हो गया। यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप हमेशा याद रखें कि दूरी कभी भी दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। जैसा कि इसमें हमने लिख भी दिया है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी 0 नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन 0 हो सकता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख पाए हैं कि विस्थापन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। आशा करते हैं कि दूरी और विस्थापन का ये जो आपका मामला था आप समझ पाए होंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आगे के चीज़ों को सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब जो हमें समझना है वो है स्पीड, दैट मीन्स चाल। तो समझिए कि चाल क्या है, चाल किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयीय अंतराल में चली गई उस वस्तु की चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट, ठीक, टाइम इंटरवल में जितना भी डिस्टेंस तय करेगा वही उसका चाल कहलाएगा। यानी कि एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। और चाल को जनरली यू से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से, यानी कि यू से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्या पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे फॉर्मूला के हेल्प से। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला। चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। लेकिन हम लोग इसको ये डेल एस का क्या मतलब है, डेल एस का मतलब इसको डेल पढ़ेंगे। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये क्या सर जी, तो ये डेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। डेल एस का मतलब है कि दूरी में कौन चीज, अंतर।
यानी कि दूरी में अंतर और बट्टा समय में अंतर। डेल टी का मतलब क्या है? समय में अंतर। आप सीधा सीधा इतना भी याद रख सकते हैं, आपने पहले पढ़ा भी होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, आप इसको डेल एस बाई डेल टी बोल सकते हैं, यानी कि दूरी में अंतर बट्टे समय में अंतर। दूरी में अंतर बट्टे समय में अंतर। सर ये दूरी में अंतर बट्टे समय में अंतर क्या है, नहीं समझ में आ रहा। आप अभी इतना याद रखिए, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है और डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो क्या है, यानी कि डेल एस और डेल टी आप जो है वहाँ पर समझने की ज़्यादा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब आप आगे समझिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा चाल के बारे में कि चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है सर जी? अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि दूरी का एसआई यूनिट है मीटर और ये समय है, समय का एसआई यूनिट होगा सेकंड, तो इसी को हम लोग मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे। ओके, तो आपने समझ लिया होगा चाल क्या होता है। चाल के बाद अब हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे वेग। क्या पढ़ने वाले सर जी? वेग, दैट मीन्स वेलोसिटी। वेग क्या है और चाल क्या है, देखिएगा अभी ध्यान से दोनों चीज़ों को। आपने चाल को देखा है, चाल निकालने का फॉर्मूला है दूरी बट्टा समय अंतराल, लेकिन अब सीखिएगा आप लोग क्या चीज़, तो अब आप सीखने वाले हैं वेग। तो वेग कहते किसे हैं, पहले इस पर फोकस करते हैं, फिर हम बातें करेंगे और आगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। तय किया गया एकांक समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है, लेकिन एकांक समय में तय किया गया विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। याद रखेंगे कि वेग एक सदिश राशि है और एसआई प्रणाली में वेग का एसआई मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। सर चाल का भी तो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड था, बिल्कुल सही बात, और इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होता है। और याद रखेंगे कि दिशा तथा परिमाण, दिशा तथा परिमाण जो है, परिमाण मतलब चाल, दिशा तथा परिमाण में से किसी एक के बदलने से वेग भी परिवर्तित हो जाता है। अगर आप डायरेक्शन या फिर आप अगर जो है परिमाण चेंज करते हैं तो वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे कि याद रखिएगा कि वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान वस्तु का वेग जो है दिशा बदलने के कारण बदलता रहता है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेग क्या हो जाएगा? बदलेगा। वेग क्या होगा सर? बदलेगा। वेग निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा विस्थापन बट्टे समय अंतराल। विस्थापन बट्टे समय अंतराल यानी कि चेंज इन डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बट्टे क्या होगा? चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बट्टे क्या होगा? चेंज इन टाइम, यानी कि विस्थापन बट्टे समय अंतराल। चाल का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, चाल का फॉर्मूला था दूरी बट्टे समय अंतराल, क्योंकि एकांक समयांतराल में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन विस्थापन का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन का फॉर्मूला है विस्थापन बट्टे वेग। वेग का फॉर्मूला क्या है? वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बट्टे समय अंतराल। तो आप यहाँ पर विस्थापन बट्टे समय अंतराल मतलब एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जब कभी भी वेग निकालने की बात आएगी तो हम लोग विस्थापन बट्टे समय अंतराल से क्या करेंगे? वेग निकालेंगे। अब बढ़ते हैं और एक इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं कि औसत चाल क्या होता है और औसत वेग क्या होता है। डैट मीन्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, इसको हम लोग समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे औसत चाल, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत दूरी को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। जैसे समझिए, इसका सर फार्मूला क्या होगा? तो औसत चाल के बारे में आप ध्यान समझिएगा।
औसत चाल बराबर फॉर्मूला होगा कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। जैसे सर समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ से ए पॉइंट से लेकर के आपको बी पॉइंट तक क्या करना था, जाना था, ठीक। अगर आप ए से बी तक जाना चाहते हैं तो आप गाड़ी पे बैठेंगे और स्टार्ट करेंगे, चल देंगे। तो क्या होगा सर इसमें होगा क्या कि आप हो सकता है कि इतना दूरी का मतलब है कि 5 किलोमीटर दूरी, कितना दूरी सर, 5 किलोमीटर जो दूरी है उसको तय करने में आपने लगा लिया 1 घंटे मान के चलिए। वैसे तो आप समझ सकते हैं कि जो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि 1 घंटे में, या फिर 1 घंटे को हटाओ क्योंकि जो है सेकेंड में भी लेना है तो हम हटा ही देते हैं 1 घंटे, ठीक। आपने 20 मिनट टाइम ले लिया, कितना मिनट टाइम ले लिया, 20 मिनट। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में आपने दूरी तय किया 7 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर। लेकिन आप इस बार समय कितना ले लिए, इस बार समय ले लिए सर जी, इस बार आपने जो समय लिया वो 15 मिनट ही लिया, कितना मिनट, 15 मिनट लिया, ठीक, 15 मिनट ही लिया। लेकिन यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से लेकर के बी तक जो है ये दूरी है भाई साहब आपका 9 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर दूरी है। और इस बार आप इसको तय करने के लिए 25 मिनट का टाइम लिए हैं, कितना मिनट का, तो 25 मिनट का टाइम लिए हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए आपका औसत चाल क्या था, आप ए से बी तक जो गए, ए से बी तक जाने में चाल तो आपका सभी जगह पे अलग अलग रहा है, तभी तो आप अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में क्या करे हैं, तय किए हैं। 5 किलोमीटर को 20 मिनट में, 7 किलोमीटर को 15 मिनट में ही तय कर लिए, 9 किलोमीटर को 25 मिनट में तय कर लिए, यानी कि आपका चाल हमेशा एक जैसा नहीं था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ यहाँ पर ए से बी तक जाने में आपका औसत चाल क्या रहा, एवरेज स्पीड क्या रहा, तो आप क्या करेंगे, कुल दूरी यानी कि जितना दूरी आपने तय किया है सभी को आप जोड़ देंगे, सभी को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपने दूरी तय किया भाई साहब 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर और प्लस 9 किलोमीटर। टाइम वैसे तो हम लोग सेकेंड में लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मिनट में ही लिख देते हैं। आपने 20 मिनट टाइम लिया, फिर 15 मिनट लिया और फिर 25 मिनट लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका कहलाएगा औसत चाल। तो औसत चाल का कुछ कंसेप्ट आप लोग समझे होंगे कि आखिर औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं। और सेम टू सेम इसी तरीक़ा से हम लोग औसत वेग भी निकालेंगे, यानी कि एवरेज वेलोसिटी भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि औसत वेग क्या होती है। तो याद रखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी कि यूनिट टाइम में तय किए गए कुल विस्थापन को, तय किए गए कुल शब्द यहाँ पर लग गया है, बाकी सब तो सेम उस तरह ही है। कुल विस्थापन को विस्थापन का औसत वेग कहते हैं। क्या विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। अब औसत चाल निकालने का हमने अगर आपको फार्मूला पढ़ाया तो औसत वेग भी निकालने का फार्मूला हमें पढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ पर औसत वेग बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, कुल विस्थापन और बट्टे कुल समय। आप क्या याद रखेंगे, कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। अभी आप फार्मूला देखिए, फिर जो हम क्वेश्चन क्लास करेंगे उसमें एक एक क्वेश्चन को गर्दा छोड़ाएंगे भाई साहब, ठीक। आगे बढ़िए और हम अब पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण क्या है समझिए। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि त्वरण क्या है। देखिए यहाँ पर आप इस रास्ते से जा रहे थे, वैसे तो अभी भारत के अंदर इतना पूरा सीधा रास्ता कहीं भी है नहीं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ए से बी के बीच का दूरी मान लीजिए कि 50 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। तो आपने समझना है आपको कि त्वरण क्या होता है, तो समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि ए से चलते हुए आप इस बिंदु तक आते हैं और ए से लेकर यहाँ तक आपके जो गाड़ी का स्पीड है वो हमेशा
वो हमेशा जो है वेग जो है हमेशा वेग जो है, मान लीजिए कि आप 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे थे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप क्या कर रहे थे, जा रहे थे। लेकिन आपने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जब आए तो आपने अपने चाल को बढ़ा लिया। आपने अपने चाल को क्या कर लिया, बढ़ा लिया, चाल को बढ़ा लिया। और आपका जो चाल है वो कितना हो गया सर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक। लेकिन फिर आप आगे गए तो जाम था, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या किया, अपने स्पीड को कम कर लिए। आप अपने स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिए। फिर आप इस पॉइंट से बी तक जाने के लिए आपने अपने स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका चाल जो है वो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा कि आखिर त्वरण इसमें क्या है, त्वरण किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन जो शब्द है वो एक्सेलरेटर से बना है। गाड़ी में एक पार्ट होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर को जितना आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो आपका चाल बढ़ जाता है। एक्सेलरेटर को बढ़ाने से आपका चाल क्या होता है, बढ़ता है। और एक्सेलरेटर कम करते हैं तो आपका चाल कम हो जाता है। तो एक्सेलरेटर से ही एक्सेलरेशन शब्द बना है। तो इसका मतलब क्या है सर, देखिए आप बताइए, यहाँ से यहाँ के बीच में आपके चाल के बीच का कितना अंतर है, यहाँ से यहाँ के बीच में आपके चाल में कितना अंतर है। तो सर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या है, अंतर है। तो यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। क्योंकि चाल में अंतर को ही त्वरण कहते हैं। चाल को या तो आप बढ़ाइए या घटाइए, वही क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। अब आपने यहाँ से यहाँ अपने चाल में कितना परिवर्तन किया, तो -10 का किया है, -10 किलोमीटर प्रति घंटा अपने चाल को क्या कर दिया। यहाँ से यहाँ के बीच में आपके चाल का जो अंतर है वो -10 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर यहाँ से यहाँ आपने क्या कर दिया, +20 किलोमीटर प्रति घंटा आपने अपने चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आपके जो गाड़ी के चाल का जो डिफरेंस है वही त्वरण कहलाता, वही क्या कहलाता है, त्वरण। तो यहाँ पर त्वरण कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर त्वरण कितना है, -10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि त्वरण कभी प्लस में भी हो सकता है और त्वरण कभी माइनस में भी हो सकता है। अगर आप अपने गाड़ी के चाल को बढ़ा देते हैं, 45 से आपने कर दिया 50, तो आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि आपके गाड़ी में एक्सेलरेशन हुआ है, त्वरण हुआ है, यानी कि आपके गाड़ी का चाल बढ़ा है। और 50 से कर देते हैं आप 40, 50 से क्या कर देते हैं 40, यानी कि आपके गाड़ी का चाल कमा है। तो इसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे या इसी को रिटार्डेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, या हिंदी में मंदन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदन। जब अपने चाल को आप कम कर देते हैं तो उसे निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या मंदन कहेंगे। और ये तो एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव जो है आपका एक्सेलरेशन है, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो आपने सीधा सीधा देखा कि चाल में अंतर को ही त्वरण कहते हैं। चाल बोलिए या वेग बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब आपके वेग में, आपके वेलोसिटी में जो चेंज आया वही क्या है, त्वरण है। आपका वेलोसिटी कभी था 45, आपने बढ़ा दिया कर दिया 50, तो अंतर कितने का हुआ, 5 किलोमीटर का हुआ। तो वही 5 किलोमीटर क्या कहलाएगा, आपका त्वरण कहलाएगा। वो 5 किलोमीटर क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेग में परिवर्तन और बट्टे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, यानी कि समय सीधा आप बोल सकते थे वेग परिवर्तन बट्टे समय, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इतना बातें हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। त्वरण निकालने का फॉर्मूला देखेंगे आप।
अब त्वरण से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। उसका त्वरण क्या कहलाता है? एक समान कहलाता है। जैसे आप 5 मिनट, कितना मिनट? 5 मिनट क्या कर रहे हैं? 5 मिनट चलाए हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। फिर अगले 5 मिनट आप क्या कर रहे हैं? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो ये समय बराबर है और जो आपका यहाँ पर जो चाल में परिवर्तन आ रही है वो यहाँ पर 10 आ रही है। लेकिन फिर अगले स्टेप में आपने क्या किया? 5 मिनट में 5 मिनट आपने क्या करा? तो 5 मिनट, फिर अगले 5 मिनट आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल चलाया और फिर अगले 5 मिनट जो है आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बढ़ाया। तो बराबर टाइम लग रहा है और जो त्वरण, जो वेग में परिवर्तन है वो भी बराबर है। तो इस स्थिति में आप यहाँ पर जो है याद रखने की कोशिश करेंगे कि यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, एक समान कहलाएगा। दूसरी बात है, यदि वस्तु के वेग का परिवर्तन समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ जो वेग है वो बढ़ रहा है, अभी आप थे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर बढ़ के आप 2-3 मिनट के बाद आपका चाल हो गया 50 किलोमीटर, फिर 2-3 मिनट के बाद हो गया आपका 55, फिर 2-3 मिनट के बाद आपका हो गया 60। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है, यानी कि आप अपने वेग को बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, घटा कभी भी नहीं रहे हैं, तो उसी को हम लोग धनात्मक त्वरण कहते हैं। क्या कहलाता है? धनात्मक त्वरण कहते हैं या इसको एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। लेकिन अभी जस्ट मैं इसको बता भी रहा था आपको कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा हो, यानी कि वस्तु के वेग का जो वैल्यू है वो घट रहा हो, पहले आप चल रहे थे 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर आप 50 पर आ गए, फिर आप आ गए 45 पर, फिर आ गए 40 पर, तो आपका जो वेग है वो घटता ही जा रहा है। तो इसी को कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, या इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक, तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आप क्या करेंगे अपने वेलोसिटी को, यानी कि अपने वेग को बढ़ाते ही चले जाएंगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन माना जाएगा, और वेग को घटाते ही चले जाएंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन माना जाएगा, यानी कि रिटार्डेशन माना जाएगा। आगे के बातों को समझते हैं। अब हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अब समझने वाले हैं, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। समझिएगा कि गति के कौन कौन से समीकरण हैं, उसको आप ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। गति का समीकरण पढ़ने समझने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताना चाहता हूं, उस पर गौर कीजिएगा। याद रखिएगा कि वस्तु के प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं। शुरू में जो वेग था उसे किससे सूचित करेंगे? u से। और एक समान त्वरण को a से सूचित करते हैं, और समय को t से सूचित करते हैं, तथा दूरी को s से सूचित करते हैं, और जो पश्चात वस्तु का वेग है उसको हम लोग v से सूचित करते हैं। यानी कि अंतिम में, लास्ट में जो वस्तु का वेग है उसे किससे सूचित किया जाता है? v से सूचित किया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको 4 सूत्र याद रखने हैं। कितने सूत्र याद रखने हैं? 4 सूत्र। ठीक, तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पहला समीकरण है वो क्या है? v बराबर u प्लस at। ये सूत्र कब काम में आएगा सर? ये सूत्र कब काम में आएगा? तो इस सूत्र को समझिए। ये इसमें 4 चीज़ें हैं, एक तो है u, दूसरा है v, तीसरा है a और चौथा है t। u मतलब सर फाइनल वेलोसिटी, यानी कि लास्ट वाला जो वेग है वो, और u मतलब
इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, एंड जो आपके ए है वो क्या है, एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, और टी समय है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें। तो सर इस फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा VUAT, इस चारों में से कोई 3 दिया हो और आपको कोई भी चौथा निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला है S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो S एक नया चीज आपके सामने आ गया। क्या आ गया, S जो है एक नया चीज आपके सामने आ गया। S क्या है सर, S को बोलते हैं दूरी। S को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो इस फार्मूला का यूज आप क्या करेंगे, जब देख सकते हैं कि S बराबर UT प्लस 1/2 AT² का मतलब ही है कि इसमें से कोई आपको 3 दिया जाए और कोई भी चौथा निकालने के लिए बोले तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। या अभी फिलहाल आपको ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत है। इक्वेशन है S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। इसके बाद आपका जो तीसरा फार्मूला है वो क्या है, तो V² बराबर U² प्लस 2AS, V² बराबर U² प्लस 2AS। ठीक, और लास्ट क्या है, ST बराबर U प्लस 1/2 A इंटू 2T-1 इंटू 2T-1। सर ST क्या है, तो वो भी मैंने लिख दिया है कि ST जो है T सेकंड में चली गई दूरी है। T सेकंड में कोई भी वस्तु कितना दूरी तय किया, अगर ये निकालने के लिए आपको बोल दिया जैसे कि कोई भी वस्तु मोशन में है, गति कर रही है, तो T सेकंड यानी कि जैसे मान लीजिए कि टी में सेकंड मतलब कि 5 सेकंड या फिर 20 सेकंड पर उस वस्तु सेकंड में जो है उस वस्तु का जो है चली गई दूरी कितना था, ये अगर पूछा जाए तो हम इस फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आप इस 4 इक्वेशन को जरूर याद रखिएगा। इसी 4 इक्वेशन से अलग अलग प्रकार के इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको समझाने वाले हैं, तो इसको समझिए कि क्या है। याद रखिएगा कि यदि मंदन है, मंदन यानी कि रिटार्डेशन यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, तो त्वरण का मान ऋणात्मक लेंगे। त्वरण यानी कि ए का वैल्यू क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। जैसे आपका जो वेग है पहले था 50 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर आगे जाकर के आपने अपने वेग को कर दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका जो वेग है वो घट गया। तो यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा, कौन चीज एक्सेलरेशन होगा, वो -5 होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, -5 होगा। तो सीधा आपने समझा कि यदि मंदन है, मंदन का मतलब है कि आप अपने वेग को कम करते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। और अगर आप अपने चाल को बढ़ाते जा रहे हैं, 55 कर रहे हैं, 55 से आप 60 पे जा रहे हैं, 60 से 65 पे जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, धनात्मक होगा। दूसरी बात याद रखेंगे कि यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान हो, यानी कि पिंड ने कोई भी वेग में परिवर्तन नहीं किया। अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए आपको जाना था, आप A पॉइंट पर बैठते हैं गाड़ी पर और B तक जाने की शुरुआत करते हैं और कहीं भी आप अपने वेग में परिवर्तन नहीं लाते हैं। हमेशा आपका वेग था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी आपने अपने वेग को न तो बढ़ाया और न ही घटाया, तो यहाँ पर सर वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो इस स्थिति में A का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान हो तो A का वैल्यू 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं, समझ में आ गया। दूसरी बात याद रखेंगे कि यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर रुका हुआ था, ठीक, और फिर चलना शुरू करती है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है u है वो भी 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में
तो आप रुके हुए थे, तो आप में तो कोई वेग था नहीं, तो प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वहाँ पर जीरो लेंगे। कब जीरो लेंगे? जब कोई वस्तु रुका हुआ था और तब चलना शुरू किया, तब वहाँ पर u दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग क्या लिया जाएगा? जीरो लिया जाएगा। ओके, अब अगर याद रखिएगा, यदि वस्तु अंत में रुक जाती है, यहाँ पर आकर के आप बी बिंदु पर आकर के आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं, तो अंतिम वेग शून्य होगा, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि आप लास्ट में जाकर के रुक गए हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो लेंगे? जब आप रुके हुए थे और तब चलना शुरू किए। और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v का वैल्यू कब जीरो लेंगे? तो जब आप जा कर के रुक जाते हैं तो आपका फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो लिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें सब आप ध्यान में रखने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं आगे और आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। गुरुत्व के अंतर्गत गति दैट मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी को पता है कि जब आप अपने छत पे खड़ा होते हैं और वहाँ से एक कागज़ का टुकड़ा गिराते हैं, तो वो कागज़ का टुकड़ा जमीन पे जाके गिरता है। ये क्यों होता है? तो वो ग्रेविटी के कारण होता है, यानी कि गुरुत्व के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण होता है। तो आपको पता चला होगा, आपने ये 9th में ज़रूर पढ़ा होगा कि ग्रेविटी के कारण भी गति होता है। ग्रेविटी के कारण भी क्या होता है? गति होता है। जैसे कि आप पेन पकड़े हुए थे और पेन को सीधा छोड़ दिया अपने छत पर से, तो पेन तो रुका हुआ था, लेकिन उसमें मोशन क्यों आ गया? क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है नीचे की ओर। क्या लग रहा है? गुरुत्व लग रहा है, यानी कि ग्रेविटी के कारण वो क्या हो गया? नीचे गिर गया। तो आपने देखा कि ग्रेविटी के कारण भी यानी कि गुरुत्व के कारण भी कई बार गति आ जाती है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होता है उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन। सबसे पहली बात याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे गति करती हुई वस्तु के लिए ये इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ठीक, वही तो बोला गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे, यानी कि वर्टिकली या तो आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। कोई भी वस्तु ऊपर आ रहा है या फिर नीचे आ रहा है, तो उस स्थिति में नीचे जो ये इक्वेशन दिए गए हैं, इस इक्वेशन से आपको क्वेश्चन क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। जैसे ही क्वेश्चन में दिखाया गया हो कि मोशन वर्टिकल हो रहा है, ऊपर या नीचे जाने की बात हो रही है, तो आप इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर जो मोशन होगा वो ग्रेविटी के कारण होगा। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो समझिएगा क्या है ग्रेविटी, एक एक चीजों को अब समझेंगे हम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो क्या होगा? v बराबर u प्लस माइनस gt। ये जो g है ना, इसको आप गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक प्रकार का ये एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन किसके कारण है? तो ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व के कारण ये एक्सेलरेशन होता है। तो उधर हम लोग जब सरल रेखीय गति करते हैं तो हम लोग एक्सेलरेशन त्वरण को ए बोलते हैं, वहाँ पर जो है रेखीय त्वरण लगता है। लेकिन जब ग्रेविटी के कारण अगर गति हो रही है तो वहाँ पर तो हम एक्सेलरेशन की जगह पे क्या यूज करेंगे? जी का यूज करेंगे, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करेंगे। अब आगे इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर प्लस भी है माइनस भी है, कब प्लस कब माइनस? तो आप धैर्य रखिए, हमेशा हम आपको पूरा डिटेल में ही बता करके आगे बढ़ेंगे। फिर वहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन था वो s बराबर ut प्लस 1/2 जो है at² था, लेकिन यहाँ पर दूसरा है h बराबर, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं तो आप दूरी नहीं तय करते हैं, आप ऊंचाई तय करते हैं। क्या तय करते हैं? ऊंचाई, और ऊंचाई को बोलते हैं h। ठीक, तो h बराबर ut प्लस माइनस 1/2 gt² दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे, और तीसरा याद रखेंगे v² बराबर u² प्लस माइनस 2gh एंड st बराबर याद रखेंगे u प्लस माइनस 1/2 g और 2t माइनस 1।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे के चीज़ों को समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है आपके लिए। आपको लग रहा होगा कि कब प्लस यूज़ करेंगे, कब माइनस यूज़ करेंगे, इसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने ये पॉइंट रखा है। ये पॉइंट अब समझने की आपको क्या है, ज़रूरत है। जब वस्तु ऊपर से, कहाँ से, ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो जी का मान पॉजिटिव लेते हैं। जी का मान पॉजिटिव लेते हैं यानी कि धनात्मक लेते हैं। तो सीधा आपने समझा कि जब कोई वस्तु नीचे की ओर आएगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगी, अगर क्वेश्चन में दर्शाया गया हो कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तब यहाँ पर हम प्लस का साइन यूज करेंगे। किसका साइन यूज करेंगे, प्लस का, क्योंकि उस स्थिति में जो जी का वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, दूसरा बात याद रखेंगे कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यानी कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जी का मान निगेटिव लेते हैं, यानी कि ऋणात्मक लेते हैं। कैसा लेते हैं, जी का वैल्यू ऋणात्मक। तो जब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे होंगे तो ग्रेविटी तो नीचे की ओर लगता है, लेकिन आप जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर माइनस जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस जी, और इसी कारण यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे। याद रखिएगा कि जनरली जी का जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सर ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे जी का डिस्कशन होगा तो वहाँ पर आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। ओके भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं के समीकरण के चिन्ह परिवर्तन कैसे करते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर तो हमने आपको बता ही दिया, यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया कि जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जी का वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का वैल्यू लेंगे निगेटिव। तो इसी चीज़ों को हम जो है आगे फिर से क्या कर देते हैं, आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए परिस्थितियाँ, जब वेग जी के अनुदिश हो, यानी कि आप ऊपर से नीचे की ओर जब आ रहे हो, ठीक, तो आप प्लस यूज करेंगे। तो आपका जो फार्मूला होगा उसमें प्लस दिखेगा, v बराबर u प्लस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस जी 2gs, और s बराबर, और यहाँ पर आप s ना लिख करके h लिखेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। s ना लिख करके क्या लिखेंगे, h लिखेंगे तो ज़्यादा होगा अच्छा। h बराबर यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। फिर अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपके फार्मूला में माइनस लग जाएगा। आपके फार्मूला में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि जी का वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो सभी जगह पे देखो माइनस माइनस आप लगा लेंगे, तो वो तो बात हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको एक अलग टेबल के हेल्प से हमने आपको दिखा दिया, तो ये आपके लिए और भी है बेनिफिशियल हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम अब समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या समझने वाले हैं, इसी प्रकार वस्तु के सरल रेखीय गति में जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, जब त्वरण धनात्मक हो, अर्थात त्वरण की दिशा में वेग की दिशा के अनुसार हो, तो सीधा याद रखिए, अगर आपका चाल बढ़ता ही जा रहा है, सॉरी जो वेग है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उस स्थिति में हम ए का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और जब ए का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, और यानी कि सभी इक्वेशन में प्लस 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 होगा। लेकिन आप अपने वेग को घटाते ही जा रहे हैं, 55 से ले आए 50, 50 से ले आए अब जो है 45, 45 से 40। तो इस कंडीशन में जो ए का वैल्यू है वो निगेटिव लेते हैं। जब ए का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो सभी फार्मूला में ए है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ए ये सभी माइनस में लिखा जाएगा, जैसे कि -5, जैसे कि -8, इस तरह से। तो ये चीज़ें हमने आपको जो ये साइन वाइज दिखा दिए, तो ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो आपके मोशन चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है वो आप आराम से जो है समझ गए होंगे। इतना को आप ध्यान में रखिएगा, और अगले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत जो है ना हो। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।